एपिसोड की शुरुआत साल 2024 से होती है, जहां पर हम तोंग को देखते हैं। वो अपनी दोस्तों के साथ क्लास खत्म होने के बाद कहीं पर बाहर खाना खाने जा रहा था। तभी उसकी एक क्लासमेट यीशु उससे बात करने के लिए अकेले में बुलाती है। तोंग जब उसके पास जाता है तभी यीशु उसे वही वेडिंग आउटफिट शॉप की प्रमोशन की फोटो दिखाकर उसके और शेन के रिश्ते के बारे में पूछती है और टोंग के सामने शेन की बहुत ज़्यादा बुराई करती है। उसे शेन से दूर रहने की भी एडवाइस देती है। तभी वहाँ पर शेन टोंग से मिलने के लिए आ जाती है, जिसे अचानक से सामने देखकर यीशु उसकी फ़ैन होने का नाटक करती है। यहाँ तक वो उसके साथ सेल्फी भी लेती है और शेन उसका झूठा अच्छे से समझ गई थी। इसीलिए यीशु को जेलस करने के लिए वो टोंग की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है और टोंग को हक करके उसे वहाँ से ले जाती है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर यीशु के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि शेन और टोंग एक कपल हो सकते हैं। वहीं टोंग भी शेन के ऐसे बदलते बिहेवियर से शॉक था और यहाँ पर शेन टोंग को फिर से किसी कपल ब्रांड प्रमोशन के लिए अपने साथ ले जाती है। कहानी यहाँ से अब 2009 में आती है, जहाँ पर जो दाई को एक दूसरे हॉस्पिटल में लेकर आया था उसकी टेस्ट रिपोर्ट दिखाने के लिए, पर वहाँ पर उन्हें दूसरे डॉक्टर से पता चलता है कि दाई को स्टमक कैंसर है ही नहीं, उसे तो गॉल स्टोन है। फिर भी जू और दाई को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर एक बार फिर से उनकी तसल्ली के लिए रिपोर्ट चेक करती है और दूसरी बार चेक करने पर भी डॉक्टर उन्हें गॉल स्टोन की बीमारी ही बताती है, जो कि एक माइनर ऑपरेशन से ठीक हो जाएगी। असल में पहले वाला डॉक्टर एक फ्रॉड था, जो कि झूठी बीमारी का बहाना बनाकर पेशेंट से पैसे लूटता था। लकीली जो इस बार दाई को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में आया था, इसलिए उन्हें असलियत का पता चल गया। नहीं तो वो डॉक्टर कैंसर का बहाना बनाकर उनसे पैसे ही लूटता रहता। अब जो भी हो, दाई को स्टमक कैंसर नहीं है ये बात जानकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। दाई तो अपने सीटी स्कैन और रिपोर्ट्स वगैरह फ्रेम करके रूम में लगाने वाली थी, ताकि ये भी उनके रिलेशनशिप की याद बनकर रह जाए। और अब तो वो बिल्कुल भी अपने होम टाउन नहीं जाने वाली थी, क्योंकि उसे अब जू को स्क्रिप्ट राइटिंग कॉम्पिटिशन में जीतते हुए देखना था। वैसे भी स्टोरी का नाम तो उसी ने चूज़ किया था, तो दाई इस चीज़ का फुल क्रेडिट जू से लेने वाली थी। जू दाई की इन बातों से एग्री करता है और उसे भी कॉम्पिटिशन जीतने की पूरी उम्मीद थी। कहानी फिर 2024 में आती है, जहाँ पर हम तोंग और शेन को शिकाई रिवर के पास देखते हैं, जहाँ पर सालों पहले दाई और जू आया करते थे। प्रेजेंट टाइम में शेन और तोंग भी वहाँ पर घूमने के लिए आए थे और इस दौरान ये दोनों ही जू के बारे में बात करने लग जाते हैं। दिन ब दिन दोनों उन दोनों की लव स्टोरी की वीडियो से ऑब्सेस्ड हो चुके थे। यहाँ पर वैसे तो शेन को रिलेशनशिप पसंद नहीं थी, लेकिन उनकी वीडियो देखकर शेन को कभी कभी किसी सच्चे प्यार करने वाले की कमी फील होती थी। वो चाहती थी कि जू की तरह कोई लड़का उसे इतना प्यार करे, हर टाइम उसके साथ रहे, उसकी केयर करे, लेकिन आजकल के लड़के वैसे नहीं होते। कहानी फिर वापस से 2008 में आती है, जहाँ पर आज दाई का गॉल स्टोन ऑपरेशन था। जू को दाई की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन डॉक्टर उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ एक माइनर ऑपरेशन है और उसे सिर्फ रात भर के लिए दाई को सोने नहीं देना है। अगले दिन से दाई बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद दाई का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है और जू रात भर उसके पास बैठा रहता है ताकि दाई गलती से सो ना जाए। इस दौरान जू को उसकी और दाई की लाइफ के बारे में सोचने का बहुत टाइम मिलता है। वो अब से सिर्फ काम पर ध्यान देने का डिसाइड करता है, ताकि वो उसके लिए अच्छे पैसे कमा सके और उसे एक कंफर्टेबल लाइफ दे सके। दाई को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। अगर इन सब के लिए उसे अपना डायरेक्टर बनने का सपना भी भुलाना पड़े तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जू वेडिंग वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर का काम सीरियसली करने लग जाता है, जिस वजह से वो जल्दी ही दाई के लिए एक एयर कंडीशनर खरीद लेता है और अब तक उसने उसके ऑपरेशन के लिए अपने सभी रूममेट से लिए पैसे भी लौटा दिए थे। एयर कंडीशनर देखकर दाई के साथ साथ सभी रूममेट्स भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और जू इस एयर कंडीशनर को सिर्फ अपने रूम में नहीं बल्कि अपने और यान के रूम के बीच में लगाता है, ताकि जे और दाई को गर्मी में कोई प्रॉब्लम ना हो। जू की एक काइंडनेस देखकर जे और यान डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक एक मंथ छोड़कर एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, जिसके लिए दाई और जू भी राजी हो जाते हैं। यहाँ पर जे को जू ने उससे लिए हुए पैसे भी लौटा दिए थे, जो जे ने दाई की बीमारी के लिए लुओ से लिए थे, और अब वो उसको पैसे वापस करने वाली थी। इस मामले में यान जे को केयरफुल रहने की एडवाइस देता है, क्योंकि पैसों के मामले में लोग कभी भी किसी का फ़ायदा उठा सकते हैं, पर जे इस चीज़ को नॉर्मली लेती हैं। वहीं दाई अपनी जॉब को लेकर परेशान थी। अगर उसकी जॉब परमानेंट हो जाती है तो उसको प्रमोशन भी मिलता और उसे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता, जिससे कि उसकी बीमारी का 80% मेडिकल बिल भी कवर हो जाता। लेकिन अब तो उसके ऑपरेशन में 10,000 युआन का खर्चा आ चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर उसका जॉब परमानेंट नहीं हुआ तो वो क्या करेगी? पर जू के मुताबिक सभी इंटर्न्स में से दाई को ही प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करती है। दाई का मूड ठीक करने के लिए
जो उसे अपनी जॉब के दौरान हुए इंसिडेंट बताने लग जाते हैं, जहाँ पर एक वेडिंग में एक लड़का अपनी से बड़ी एज की लड़की के साथ बहुत ही क्लोज हो रहा था। उसे पहले लगता है कि दोनों सिबलिंग्स होंगे, लेकिन बाद में जाकर उसे पता चलता है कि दोनों कपल हैं। जो फिर दाई को उनका वीडियो दिखाता है, जो देखकर दाई शॉक थी, क्योंकि वो लड़की उसकी बॉस है और वो लड़का दुआन उसके साथ इंटर्न है। अब जाकर दाई को समझ में आता है कि उसका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है और आगे भी शायद उसका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि दुआन तो प्रमोशन के लिए उनकी बॉस का बॉयफ्रेंड बनना बैठा है, तो बॉस तो उसे ही प्रमोट करेगी। अगले दिन फिर जो और दाई अपना जॉइंट अकाउंट बैलेंस एटीएम में चेक करते हैं और अब तक उन दोनों ने मेहनत करके 50,000 युआन सेव कर लिए थे, जिस चीज़ से दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। दोनों इन पैसों को किसी अच्छे काम में यूज़ करने का डिसाइड करते हैं। दाई तो चाहती थी कि थोड़े और पैसे जमा होने के बाद जो उन पैसों से अपनी पहली मूवी बनाए, पर देखा जाए तो जो अपना मूवी डायरेक्टर बनने का सपना छोड़ चुका था। वो तो सिर्फ अब दाई को एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहता था और यही उसकी लाइफ का टारगेट बन चुका था। उसके बाद दाई जू को येमिंग का न्यू घर दिखाने के लिए ले जाती है। येमिंग का घर अभी कुछ ही दिनों पहले रेनोवेट हो चुका था और उसी ने दाई को अपने न्यू घर में इनवाइट किया था। येमिंग का घर बहुत ही बड़ा था, अच्छे लोकेशन में भी था और बहुत ही लग्जूरियस था। जू भी इस तरीके के घर में दाई को फ्यूचर में रखना चाहता था। यहाँ पर येमिंग स्पेशली जू के सामने अपने रिच होने का घमंड दिखा रहा था। अपनी अमीरी और अपने घर की तारीफ वो बड़ा चढ़ाकर कर रहा था। उसके घर का पर स्क्वायर मीटर ही 5,000 युआन का है और घर के सभी फर्नीचर्स भी लग्जूरियस हैं। साथ ही येमिंग यहाँ पर जो को दाई की बात लेकर ताना मार रहा था कि जो को दाई का ख्याल रखना चाहिए, उसे इस तरीके के अच्छे घर में रखना चाहिए, ना कि किसी रेंट के छोटे से रूम में। येमिंग अच्छी तरह जानता था कि इस टाइम जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है और उसकी ये बातें जो के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। यहाँ पर दोनों येमिंग के नए घर के लिए वेलकम गिफ्ट के तौर पर चॉकलेट्स लेकर आए थे, लेकिन येमिंग उसे लेने से मना कर देता है। ऊपर से जो को इंसल्ट करने के लिए येमिंग अपने अमीर दोस्तों के दिए हुए वेलकम गिफ्ट्स और चॉकलेट जो को घर ले जाने के लिए दे देता है। जो को बुरा तो बहुत ही लगता है, लेकिन वो दाई के लिए येमिंग को कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि येमिंग दाई का बॉस होने के साथ साथ उसके होम टाउन और स्कूल का सीनियर भी था। वहीं दाई अब तक समझ नहीं पा रही थी कि येमिंग उसके बॉयफ्रेंड जो को इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहा है। वो तो येमिंग के दिए हुए चॉकलेट्स को बाकी रूममेट्स को देने के बारे में सोच रही थी, पर जो अब भी येमिंग की कही हुई बातों को लेकर दुखी था। उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो दाई को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन दाई के मुताबिक उनका रूम भले ही छोटा हो, ये उनके लिए उनका घर है, उनकी पूरी दुनिया है और फ्यूचर में वो दोनों कहीं भी रहे इस रूम को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहीं से दोनों ने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। उनकी लव स्टोरी यहीं से शुरू हुई। कितने स्ट्रगल उन्होंने यहाँ पर रहकर देखे हैं, तो भला ये घर दाई के लिए खराब कैसे हो सकता है। दाई की इन बातों से जो को काफ़ी अच्छा फील होता है। फिर भी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जितना जल्दी हो सके एक अच्छा घर उसके लिए खरीद लेगा। अगले दिन अब्जू रेन से इस बारे में बात करता है कि उसे किस तरह वीडियोग्राफी का ज़्यादा काम मिल सकता है। वो अपने इस काम पर फोकस करके दाई के लिए घर लेना चाहता था। तब रेन उसे काम के बाद घर लेकर जाती है इस बारे में अच्छे से बात करने के लिए, जहाँ उसे वो ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट करने को बोलती है। रेन के मुताबिक उसने बीजिंग में इतना बड़ा घर, अपना बिजनेस सब कुछ ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके ही लिया है। ट्रेडिंग से उसने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हैं। वो अपना सारा पैसा अगली ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने वाली है और ट्रेडिंग सक्सेसफुल होने के बाद वो बिलियंस में कमाएगी, पर उसके इन्वेस्टमेंट में 50,000 युआन कम पड़ रहे हैं, जो वो जू को इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है। इस इन्वेस्टमेंट की कमाई से जो दाई के लिए 2-3 घर खरीद सकता है। वो लोग मिलियंस में कमाई करेंगे तो कोई भी उसे इंसल्ट नहीं कर पाएगा। जो इन सब चीज़ों पे भरोसा तो नहीं करता था और ना ही उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के चक्करों में पड़ना था, लेकिन आसानी से पैसे मिलने वाला रास्ता किसको पसंद नहीं होता। नए घर और पैसों की लालच में जू अपने 50,000 युआन रेन को इन्वेस्टमेंट में देने के लिए राजी हो जाता है। उसी दिन अब वो दाई से उनकी 50,000 युआन की सेविंग को यूज़ करने की परमिशन मांगता है। दाई को लगता है कि वो उन पैसों से कोई शॉर्ट फिल्म बनाएगा, जिसके लिए वो कितनी भी उनकी सेविंग का खर्चा करे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो उसे समझाता है कि वो उन पैसों को बेटर अर्निंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, जिस चीज़ के लिए दाई बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। उसके मुताबिक इन रास्तों से उनके जैसे लोग बर्बाद ही होते हैं, कभी भी उनका फ़ायदा नहीं होता। पर जू के मुताबिक रेन उसकी सालों पुरानी दोस्त है, वो उसके होम टाउन से है, तो भला रेन पैसों के लिए उसे धोखा क्यों देगी। और वैसे भी अमीर लोग इस तरीके से दिन ब दिन अमीर होते हैं, उनकी तरह थोड़ी ना वो पैसे के लिए ऐसे मेहनत करते हैं। जो कि इन बातों से दाई को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने जिस जू से प्यार किया था वो तो पैसों के लिए इतना डेस्परेट था ही नहीं। दाई इस मामले में जू से कोई आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो इस बारे में कोई बात नहीं करती।
बात को यहीं पर ख़त्म करना यही दाई की गलती थी। अगले दिन जो बिना कुछ सोचे समझे अपनी और दाई की पूरी सेविंग रैन के बैंक अकाउंट में भेज देता है। इधर दाई अपने सीनियर से अपनी प्रमोशन की बात करती है। तब उसकी सीनियर उसे बताती है कि किसी इंटर्न के प्रमोशन का पूरा कंट्रोल डायरेक्टर बे के हाथ में है। ये सुनकर दाई तो अपनी उम्मीद ही छोड़ देती है। भला वो उसे प्रमोशन क्यों देगी, जबकि दुआन तो उसका बॉयफ्रेंड बना हुआ है। दूसरी ओर जू जब रैन के ऑफिस में काम कर रहा था तब वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और ऑफिस के सामान पर कब्जा कर लेते हैं। जू के बहुत समझाने पर भी वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और इन सब की वजह पूछने पर वो लोग जू को बताते हैं कि उन्होंने रैन को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन रैन उनके पैसे लेकर भाग चुकी है। उनके सभी पैसे डूब गए, इसीलिए वो लोग उसकी ऑफिस की चीज़ों को ले जा रहे हैं। ये सुनकर जू के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो रैन को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था, इसीलिए वो रैन के घर जाता है। वहाँ पर भी कुछ लोग उसके घर का सामान उठाकर ले जा रहे थे और पूछने पर जू को पता चलता है कि वो घर तो रैन का था ही नहीं, ये तो उसने रेंट पर लिया था और ऊपर से उसने 2 महीने से रेंट भी नहीं भरा, इसीलिए घर का मालिक वहाँ का सामान उठाकर ले जा रहा था। रैन का अब कोई अता पता नहीं था। जू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रैन ने पैसों के लिए उसे भी धोखा दिया है। रैन उसके भी पैसे लेकर भाग चुकी है। जू को समझ नहीं आता कि वो दाई का सामना अब कैसे करेगा। उसने उनकी पूरी सेविंग बर्बाद कर दी थी। दाई ने तो उसे इतनी बार इन्वेस्टमेंट करने से मना भी किया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। वहीं दाई जब रात तक ऑफिस का काम कर रही थी तभी येमिंग उसके लिए डिनर लेकर आता है और उसे इतना मेहनत करते हुए देखकर अफसोस जताने लग जाता है। 1 साल से दाई का जॉब परमानेंट नहीं हुआ था, उससे प्रमोशन नहीं मिली थी, इसलिए येमिंग उसे कहीं और जॉब करने की एडवाइस देता है। उसके फ्रेंड का एक प्रोडक्शन हाउस है, अगर दाई चाहे तो येमिंग उसके जॉब के लिए दोस्त से बात कर सकता है, पर दाई इतनी मेहनत करने के बाद इस कारण जॉब को छोड़ना नहीं चाहती थी। इस दौरान दाई जब खाना खा रही थी तभी येमिंग उसका फेस साफ करने के बहाने उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज़ पर दाई इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर जू आकर ये चीज़ नोटिस कर लेता है। वो उनसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। आखिर किस हक से वो दाई को कुछ बोले। आज जब उसने अपनी स्टूपिडिटी से उनकी 1 साल की मेहनत के पैसे डुबा दिए थे, पता नहीं वो उसे किस तरीके से सच्चाई बताएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जू और दाई अपने बाकी रूममेट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ पर जिंग और शेव सभी को बिटकॉइन के बारे में बता रहे थे। उस टाइम पर बिटकॉइन नया नया निकला था और बहुत ही कम लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता था। बाकी लोगों की तरह वो लोग भी बिटकॉइन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन शेव और जिंग ने बिटकॉइन पर पहले ही कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे और उनके मुताबिक फ्यूचर में बिटकॉइन उन्हें सक्सेस दिलाएगा। वहीं जू पैसों के लॉस के बारे में दाई को बताने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन उससे पहले ही दाई अपने काम पर चली जाती है। ऑफिस में मीटिंग के दौरान उनका प्रोड्यूसर जियान और डायरेक्टर बाई इंटर्न से चाय पानी लाने का काम करवा रहे थे। उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। उन्हें एम्प्लॉय समझा ही नहीं जाता था। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन दुआन के लिए ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आज वो इन्हीं चीज़ों का गुस्सा डायरेक्टर बाई और प्रोड्यूसर जियान पर निकालता है। उसके मुताबिक वो फिल्म स्टडी का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है। उसने 22 साल से पढ़ाई इसीलिए नहीं की है कि वो इंटर्न बनकर एक स्लेव की तरह यहाँ पर काम करे। वो इंटर्न बना था ताकि वो यहाँ पर आकर कुछ सीख पाए, ना कि उनके लिए चाय कॉफ़ी लेकर उनका बॉयफ्रेंड बनकर उनके नखरे झेले। ये सब बोलकर वो डायरेक्टर बे से ब्रेकअप कर लेता है और ये जॉब भी छोड़कर चला जाता है। वो दाई से भी जॉब छोड़कर उसके साथ यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो अपने सीनियर्स को चाय कॉफ़ी सर्व करने में बिजी थी। तब दुआन उसे स्पाइनलेस बोलकर मीटिंग से चला जाता है, लेकिन जॉब छोड़ने से पहले दुआन दाई को वही नेकलेस देता है जो कि उनके मैनेजर का नेकलेस था, जो कि खो गया था। यहाँ पर वो नेकलेस उसने ही चोरी किया था ताकि चोरी का इल्ज़ाम दाई पर लगे और वो जॉब से निकल जाए, जिससे कि प्रमोशन उसे मिले। पर जब उस नेकलेस के लिए दाई को जॉब से निकाला जाता है और कंपनसेशन देने को कहा गया था, तब दुआन ने दाई को जॉब छोड़ने की एडवाइस दी थी ताकि किसी न किसी तरीके से दाई काम छोड़ दे और उसका कंपनसेशन कम हो जाए। लेकिन एंड में जाकर फ्रस्ट्रेशन में दुआन ने खुद ही जॉब छोड़ दी। अब दुआन के जाने के बाद दाई के लिए 3 चीज़ें अच्छी हो गई थी। एक तो उसे नेकलेस के 10,000 युआन कंपनसेशन नहीं देना होगा, वो ओरिजिनल नेकलेस ही मैनेजर को लौटा देगी। और दूसरा, दुआन के गुस्से के बाद प्रोड्यूसर जियान अब शर्म की वजह से अपना काम खुद कर रहा था, किसी इंटर्न को स्लेव की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था
और दुआन के डायरेक्टर बाई से ब्रेकअप करने की वजह से वो दाई को परमानेंट एम्प्लॉय बनाकर उसे प्रमोशन दे देती है, जिस चीज़ से दाई को बहुत ज़्यादा खुशी थी। दूसरी तरफ जय लियो को लंच पर बुलाती है और उसे उसके पैसे लौटा देती है, पर लियो वो पैसे उसे अपनी स्टडी पर खर्चा करने के लिए बोलता है। साथ ही वो जय को प्रपोज भी करता है, लेकिन वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। वो उसकी कॉलेज फ्रेंड ली का बॉयफ्रेंड है, आखिर वो उसको धोखा करके उसे प्रपोज कैसे कर सकता है। पर लुओ के मुताबिक वो बहुत टाइम से उससे प्यार करता है, उसके लिए वो ली को भी छोड़ सकता है। तभी ली वहाँ पर गुस्से में आती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि लुओ इंटीमेट फेवर के बदले जे को पैसे दे रहा है और लुओ जे के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है। भले ही ली यहाँ पर खुद किसी और लड़के के साथ लुओ को धोखा दे रही हो और कितनी बार उसके झूठ को जे ने उसके लिए कवर किया है, इन सब बातों को लेकर लुओ और ली के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है और लुओ यहाँ पर ली के साथ ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जे ली की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन ली उस पर इतनी ज़्यादा गुस्सा थी कि वो उसकी लाइफ बर्बाद करने की धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो जे का कॉलेज में रहना ही मुश्किल हो जाता है। ली अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे कॉलेज में जे के बारे में बेकार बातें फैला देती है कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है, जिस वजह से कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ली के साथ मिलकर जे को बुली करने लगते हैं, उसकी गरीबी का मजाक बनाने लगते हैं। हर टाइम कैमरा लेकर वो लोग उसका पीछा करते हैं, उसकी फ़ोटो खींचकर उस पर गंदे कमेंट्स पास करना तो उनका रेगुलर काम बन जाता है। यहाँ तक ली अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जे का उसके रूम तक पीछा करती है, वहाँ भी उसकी फ़ोटो खींचने लग जाती है। ये सब देखकर जब यान उन्हें रोकने के लिए आता है तो वो लड़कियां यान के साथ भी जे को लिंक करके गंदे कमेंट्स पास करती हैं और उसके साथ भी जे की फ़ोटो खींचकर वहाँ से चली जाती हैं। यान को समझ नहीं आता कि आखिर कॉलेज में जे के साथ क्या हुआ है, ना ही वो उसे कुछ बताने की हालत में थी। दूसरी तरफ जू जब मेट्रो में था, वो न्यूज़पेपर पर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर का जॉब ढूंढ रहा था। तभी उसे दाई का कॉल आता है। वो उसे काम पर होने का झूठ बोलता है, लेकिन तब तक दाई ने उसे मेट्रो में देख लिया था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर जो इस टाइम पर काम पर होने की जगह बाहर क्यों है और उसने उसे झूठ क्यों बोला। इस बात का पता लगाने के लिए वो जू का पीछा करती है। जू तो अब रूम पर चला गया था और उसे जब दाई की आवाज़ सुनाई देती है तो बेड के नीचे छुप जाता है। उसे ऐसे छुपता हुआ दाई नोटिस कर लेती है। वो समझ चुकी थी कि जू ने कोई गलती की है, इसीलिए उसे इस तरीके से छुपना पड़ रहा है। जू के लिए दाई को काफ़ी बुरा लगता है और वो रूम में डॉक्यूमेंट्स ढूंढने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जू में भी यहाँ पर दाई का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आखिर वो उसे पैसों के बारे में कैसे बताए। वहीं दाई जू से बात निकलवाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो जू के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग पर जाती है और वहाँ उसे दुआन की जॉब छोड़ने की बात बताती है। दुआन का एग्जाम्पल देकर वो जू को इनडायरेक्टली समझा रही थी कि जिस जॉब को करने में खुशी ना मिले उस जॉब को छोड़ देना ही बेटर है, भले ही अपनी पसंद की जॉब करके उसे कम पैसे मिले। लेकिन यहाँ पर जॉब की बात ही नहीं थी। फाइनली अब बहुत ही हिम्मत करके जू उसे सच्चाई बता देता है कि उसने उनकी सेविंग के सारे पैसे इनको इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिए थे और वो उन पैसों को लेकर भाग गई। अब ना तो उनके पास कोई पैसे हैं और ना ही जू के पास कोई जॉब है। ये सुनकर दाई पहले तो थोड़ा बहुत गुस्सा करती है, लेकिन जू को वो नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए कुछ ही देर में वो अपना गुस्सा ठंडा करके जू को उन पैसों के बारे में भूलकर लाइफ में आगे बढ़ने की एडवाइस देती है। दाई के मुताबिक पैसे तो वो इस तरीके से बाद में कमा लेंगे, लेकिन थोड़े से पैसे के लिए जो हमेशा गिल्टी फील करे, उसका सामना ना कर पाए, अपने डिग्निटी को खो दे, ये वो नहीं देख सकती। और उसने उसको उसकी गलती के लिए माफ़ भी कर दिया था, इसलिए जो भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद हर चीज़ उससे पूछ कर ही करेगा। अगले दिन दाई जू के साथ यिमिंग के घर पर जाती हैं और उसे अपनी मॉम की तरफ से भेजा गया बहुत सारा खाने का सामान देती हैं। यहाँ पर दाई जू की जॉब के लिए बात करने उसके पास आई थी। दाई चाहती थी कि जो जॉब यिमिंग उसे देने वाला था वो जू को दे दे। वैसे भी जू ने उसी की तरह सेम कॉलेज से फिल्म डायरेक्शन की डिग्री ली है। उसने खुद अकेले कई सारी मीनिंगफुल शॉर्ट मूवीज़ भी बनाई हैं। उसने कई सारे स्क्रिप्ट्स भी लिखे हैं, तो वो डायरेक्शन राइटर या फिर कैमरामैन का काम अच्छे से कर सकता है। पर यहाँ पर यिमिंग जू की स्किल्स का मजाक बनाने लग जाता है, यहाँ तक कि उसके रिज्यूम पे वो चाय का कप रख देता है और बोलता है कि इस फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में बड़े कनेक्शंस होना ज़रूरी है और बड़े इन्फ्लुएंसर्स फैमिली और रिच बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे यहाँ पर काम कर पाते हैं। बाकी जू जैसे पर्सन को इंडस्ट्री में कौन काम देगा। उसके पेरेंट्स का तो सिर्फ एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट है और उसने ऐसे बेकार से कॉलेज से फिल्म डायरेक्शन की डिग्री ली है जिसका किसी को नाम तक याद नहीं है। यिमिंग की इन इंसल्ट भरी बातों से जू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सिर्फ वो दाई के लिए चुप था। उसने जो उन दोनों के सेविंग्स बर्बाद कर दिए थे
उसके बदले वो अपनी डिग्निटी गिराकर कोई भी काम करने को तैयार था ताकि वो जल्दी से जल्दी 50,000 युआन दाई को वापस दे सके। पर दाई तो यहाँ पर जू को जॉब दिलवाने के लिए यिमिंग को रिक्वेस्ट करने में लगी हुई थी। यिमिंग भी जू को जॉब दिलवाने का प्रॉमिस करता है, लेकिन जाते जाते वो जू को इंसल्ट करना नहीं छोड़ता। वो आज भी कई सारे कॉस्टली खाने की चीज़ें और कुछ अल्कोहल जू को दे देता है। उनके लाए हुए गिफ्ट भी उन्हें वापस ले जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ ली की वजह से कॉलेज में जे की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी, इसीलिए कॉलेज अथॉरिटीज़ ने जे का स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया था। जे का ये लास्ट ईयर था, फिर भी कॉलेज अथॉरिटीज़ उसे स्कॉलरशिप नहीं देती। अब जे को जल्दी से जल्दी लास्ट ईयर के लिए 5,000 युआन कॉलेज फीस भरनी थी, नहीं तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए अब जे अपने लिए कुछ जॉब ढूंढने लग जाती है। जिस दौरान वो माओ नाम की एक लेडी से मिलती है। उसे लगता है कि माओ उसे कोई होटल वेट्रेस या फिर शॉपकीपर की जॉब देगी, लेकिन वो उसे रिच लोगों के साथ डिनर पर जाने को और उनके साथ टाइम स्पेंड करने को बोलती है। इसके बदले जे को अच्छे पैसे मिलेंगे। जे ऐसा काम करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो मजबूरी में इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन अब जब वो माओ के कहे हुए क्लाइंट से मिलने के लिए रेडी हो रही थी, तभी रूम में यान आता है। उस टाइम जे के ड्रेस का जिप नहीं लग रहा था, इसलिए वो यान से हेल्प मांगती है। यान उसकी जिप फिक्स करने में उसकी मदद करता है, लेकिन वो उसे ऐसे ड्रेस में देखकर थोड़ा सा शॉक था। आज तक जे ने इस तरह की ड्रेस कभी भी नहीं पहनी थी, और पूछने पर जे उसे बोलती है कि उसे कॉलेज की फीस भरनी है, इसीलिए उसने ये जॉब चूज की है और ये उसकी जॉब का ड्रेस कोड है। यहाँ पर अभी जे उसे अपनी जॉब के बारे में क्लियरली नहीं बताती। उसके बाद वो काम पर चली जाती है, जहाँ पर माओ एक रेस्टोरेंट में जे को एक ओल्ड मैन से मिलवाती है। जे को देखकर ही पता चल रहा था कि वो कॉलेज की फीस भरने के लिए कितनी मजबूर हो चुकी है। उसने अपनी डिग्निटी गिराकर इस काम को करना पड़ रहा है, जहाँ पर ऐसे रिच लोग उस पर बुरी नज़र रख रहे थे। वहीं दाई जू को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर यिमिंग ने उसे बुलाया था ताकि वो एक प्रोड्यूसर से जू की जॉब की बात कर सके। लेकिन वहाँ पहुँचने पर यिमिंग वहाँ पर जू को रेस्टोरेंट के अंदर आने नहीं देता, उसे बाहर ही रुकने को बोलता है। उसके मुताबिक जू के कपड़े गंदे और वो बहुत ही इनडिसिप्लिन है। उसके कपड़े देखकर तो उसे जॉब वैसे ही नहीं मिलेगी, इसीलिए जू के बदले यिमिंग दाई को प्रोड्यूसर से बात करवाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर जू घंटों तक रेस्टोरेंट के बाहर ही दाई का वेट करता है। बहुत देर बाद दाई प्रोड्यूसर और यिमिंग के साथ रेस्टोरेंट के बाहर आती है। वहाँ पर वो कुछ गिफ्ट्स जू की जॉब के बदले प्रोड्यूसर की कार में रखवा देती है और जू को जॉब देने के लिए उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती है। फिर उनके जाने के बाद जब दाई जू के पास आती है, तब वो बहुत ज़्यादा नशे में थी, क्योंकि प्रोड्यूसर को खुश करने के लिए उसे उसका ऑफर किया गया ड्रिंक पीना पड़ा। ऐसे करते करते उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, उसे वॉमिटिंग फील हो रही थी, पर उसे पूरा भरोसा था कि जू को जॉब मिल जाएगी। दाई उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है, ये देखकर जू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर ले जाकर सुला देता है। घर में उनके रूम में जिंग और श्याओ अभी बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर रहे थे और जू ने इग्नोर करके चला जाता है। जिसके बाद हम साल 2024 का सीन देखते हैं, जहाँ पर शेन और टोंग एक नाइट क्लब में थे। वहाँ पर एक फेमस गेमर मिक का लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो चल रहा था, जिसमें शेन काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही थी, क्योंकि उस गेमर के फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा थे। इस चीज़ से टोंग थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। यहाँ पर टोंग शेन के साथ दाई और जू के वीडियोस देखना चाहता था, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में अपने होम टाउन जा रहा था और वहाँ पर वो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेगा, क्योंकि मेन एग्ज़ाम तो उसने क्लियर कर ही लिया था। बस जाने से पहले वो इन वीडियोज़ को सिर्फ शेन के साथ ही देखना चाहता था। वहीं टोंग बीजिंग छोड़कर जा रहा है। इस चीज़ से शेन बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और उसे कल मिलने का बोलकर चली जाती है। अगले दिन टोंग एक शूटिंग लोकेशन में शेन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर शेन का उसी गेमर मिक के साथ फोटोशूट था। शेन टोंग को मिक से मिलवाती है और टोंग को लगता है कि शेन मिक से प्यार करती है। तब शेन उसे क्लियर कर देती है कि वो उससे नहीं बल्कि उसके 10 मिलियन फॉलोअर से प्यार करती है। वो सिर्फ उसके साथ एक कोलैबोरेशन करने का ट्राई करेगी ताकि उसके भी फॉलोअर्स बढ़ सकें। फिर जब शेन अपने शूट में बिजी हो जाती है, इस दौरान मिक अकेले में टोंग से शेन के बारे में पूछता है कि वो शेन के साथ कभी इंटीमेट हुआ है कि नहीं। इस सवाल से टोंग समझ जाता है कि मिक कोई अच्छा पर्सन नहीं है, वो ज़रूर शेन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए वो शूट खत्म होने के बाद शेन को मिक से दूर रहने की एडवाइस देता है, पर शेन उसकी बात को इग्नोर करके मिक के साथ पार्टी करने चली जाती है। कहानियाँ फिर से 2009 में आती हैं, जहाँ पर हम जू को देखते हैं। वो शाओ से उसका कंप्यूटर यूज़ करने के लिए मांगता है, लेकिन इस टाइम शाओ और जिंग अपने बिटकॉइन पर ट्रेडिंग कर रहे थे।
इसलिए वो इस टाइम जू को कंप्यूटर यूज़ नहीं करने देते। तब जू पास में मौजूद एक इंटरनेट कैफ़े में चला जाता है। इस दौरान दाई को यिमिंग का कॉल आता है जो उसे बाहर मिलने बुलाता है। वो उसके घर के बाहर ही था। दाई जब उससे मिलने जाती है तब यिमिंग उसे जू की जॉब के बारे में बोलता है जो कि उसने फिक्स कर दी थी। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जॉब को पाने के लिए दाई को 20,000 युआन पे करना होगा। ऐसे ही किसी आउटसाइडर को इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम नहीं मिलता। अब खुद की जॉब की बात होती तो दाई कभी भी इस तरीके से पैसे देकर जॉब नहीं लेती, लेकिन बात यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड जू की थी, इसीलिए वो जितने भी पैसे हो बढ़ने के लिए तैयार थी। ये सुनकर यिमिंग उसे रात को उसके घर पर बुलाता है उसे पैसे देने के लिए, क्योंकि वो अगले दिन काम से चाइना के बाहर जा रहा था। तब दाई रात को पैसे लेकर उसके घर जाने का प्रॉमिस करती है। वहीं कॉलेज में जे को लुओ 10,000 युआन देता है उसकी फ़ीस भरने के लिए, लेकिन एक बार लुओ से पैसे लेने की वजह से जे इस प्रॉब्लम में फंसी थी, इसीलिए वो इस बार उससे पैसे नहीं लेती। उसके बाद कहानी फिर से 2024 में आती है, जहाँ पर टोंग शेन के साथ बैठकर दाई और जू के वीडियोस देख रहा था, लेकिन आज शेन का ध्यान वीडियो में नहीं था। वो तो मिक को मैसेज करने में बिजी थी। तब टोंग उसे मिक की सच्चाई बता देता है कि उसने इंटीमेट होने के बारे में शेन को लेकर उससे बात की थी। ये सब चीज़ें टोंग उसे बताता है, फिर भी शेन इन बातों को इग्नोर कर देती है, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों से वो पहले भी बहुत मिल चुकी है और वो ऐसे लोगों को हैंडल करना अच्छे से जानती है। रात को वो फिर से मिग और उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है, सिर्फ मिग के साथ एक कोलैबोरेशन के लिए। टोंग को तो उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो दाई और जू की वीडियोस की हार्ड डिस्क देने के बहाने शेन से मिलने क्लब तक आ जाता है, लेकिन उस टाइम वो उस हार्ड डिस्क को नहीं लेती और मिग के साथ उसके घर पार्टी करने चली जाती है, क्योंकि मिग ने उससे प्रॉमिस किया था कि आज वो उन दोनों की फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालेगा। तब तो उसके फॉलोअर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और शेन ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगी। टोंग के काफ़ी मना करने के बाद भी शेन उसकी बात नहीं सुनती। टोंग को तो अच्छे से पता था कि मिग ज़रूर कुछ गड़बड़ करेगा। उस रात पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था। कहानी फिर से अब 2009 में आती है, जहाँ पर दाई रात को पैसे लेकर यिमिंग के घर पर जाने वाली थी। तभी वहाँ पर जू आता है जो उसे जॉब मिलने के बारे में गुड न्यूज़ देता है। उसने एक टीवी स्टेशन में बात करके रखी है और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, पर दाई ये चांस लेना नहीं चाहती थी। उसके मुताबिक अगर पैसे देने से जू को एक प्रोडक्शन हाउस में जॉब मिल जाती है तो वो ऐसा चांस क्यों जाने देगी। वैसे भी जू को मूवीज़ बनाने के लिए और डायरेक्टर बनने के लिए एक प्रोड्यूसर हाउस में काम करना पड़ेगा, ना कि किसी टीवी स्टेशन में। टीवी स्टेशन में काम करके वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। पर यहाँ पर जो जेमिंग जैसे पर्सन से जॉब नहीं लेना चाहता था और ना ही दाई के मॉम के पैसे बर्बाद करना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफ़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है, जिस दौरान दाई उनकी पूरी सेविंग रेंट के इन्वेस्टमेंट में उड़ाने की बात कह देती है। तब जू भी यहाँ पर उसे बोल देता है कि अगर वो यिमिंग से मिलने के लिए इस घर से बाहर निकली तो उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन दाई फिर से उसकी बात को इग्नोर करके चली जाती है, क्योंकि उस टाइम जू को कोई जॉब दिलवाना और उसके डायरेक्टर बनने का सपना पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इधर दाई जैसे यिमिंग के घर पर पहुंचती है, रात का टाइम हो चुका था, इसीलिए वो पैसे देकर जाना चाहती थी, पर यिमिंग उसे घर के अंदर इनवाइट करता है। दाई उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कुछ टाइम के लिए वो अंदर आ जाती है। अंदर वो यिमिंग के साथ थोड़ी सी बात करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे बार बार रोक रहा था। इस दौरान यिमिंग दाई के लिए गिटार प्ले करके एक गाना भी गाता है, जो कि उसने स्कूल में भी उसके लिए एक बार गाया था। इन सब चीज़ों से दाई काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन जू की जॉब को लेकर वो यिमिंग से कुछ बोल नहीं पाती। वहीं अपार्टमेंट में जू यान के साथ ड्रिंक करके आज दाई और उसके बीच हुए झगड़े के बारे में बात कर रहा था। यिमिंग उसे इंसल्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और ऊपर से पैसे लेकर उसको जॉब दिलवाना, इस बात की जू पूरी तरीके से खिलाफ था। फिर भी दाई उसे यिमिंग के अंडर काम दिलाने में लगी हुई है। यान की हालत भी यहाँ पर कुछ ऐसी ही थी। उसे भी नहीं पता था कि कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए जे किस काम में लगी हुई है। वो जानता है कि जे कोई अच्छी जॉब तो नहीं कर रही है, लेकिन वो उसकी हेल्प करना चाहता था, उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता था, पर जे तो उसे कुछ करने का मौका ही नहीं देती। सीन फिर से 2024 में आता है, जहाँ पर मिक शेन को गेम सिखाने के बहाने उसके करीब आ रहा था। ये चीज़ शेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी उसे टोंग का कॉल आता है, जो कि उसका हालचाल पूछ रहा था। टोंग तो उसे पिकअप करना चाहता था, लेकिन शेन उसे अपनी स्टडी पर ध्यान देने को बोलकर कॉल कट कर देती है। अब जब शेन रूम में जाती है तब तक मिक के दोस्त जा चुके थे। तब शेन भी घर जाने के लिए निकल ही रही थी, लेकिन मिक कोलैबोरेशन की बात कर कर उसे रोक लेता है। इस दौरान मिक शेन के करीब आकर उसे किस करने की कोशिश करता है और शेन जब इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन उठाती है तब मिक उसे बहुत ही बुरा भला बोलने लग जाता है।
शेन भी उसे क्लियर कर देती है कि उसे मिक जैसे ट्रैश में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो कोलैबोरेशन और उसके फॉलोअर्स को देखकर उसे टाइम दे रही थी। इस बात से गुस्सा होकर मिक शेन के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। वहीं 2009 में ये मिंग दाई को प्रपोज करता है और उसके घर में आकर रहने के लिए बोलता है। ये मिंग के मुताबिक जो उसे डिजर्व नहीं करता, उसके पास ना तो पैसा है और ना ही घर, लेकिन ये मिंग उसे लाइफ की हर खुशी दे सकता है। ये मिंग की इन सब बातों से दाई शौक थी। जू जैसा भी हो उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब ये मिंग भी उसे बता देता है कि उसने जू को जॉब दिलवाने के लिए झूठ कहा था। 20,000 युआन में भला उसे कैसे जॉब मिल सकती है? ये सब तो उसने दाई के करीब आने के लिए कहा था। दाई ने तो कभी नहीं सोचा था कि यिमिंग उसके साथ ये सब करेगा। दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं, उनकी फैमिली भी एक दूसरे को पहचानती है। अब यिमिंग की सच्चाई पता लगने के बाद दाई वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन यिमिंग उसे रोककर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब किसी तरीके से दाई उसे पीछे छुड़ाकर वॉशरूम में छुप जाती है, लेकिन वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। हेल्प के लिए दाई अब जू को कॉल करती है, लेकिन इस टाइम पर जू का फ़ोन चार्जिंग पर था और उसका फ़ोन चार्ज भी नहीं हो पाता, उससे पहले ही ऑफ हो जाता है क्योंकि जिंग और शाओ के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से पावर कट हो चुका था। जू को तो टाइम का भी होश नहीं था। तब जे उसे टाइम के बारे में याद दिलाती है कि रात के 11:30 बज चुके हैं और अब तक दाई घर पर नहीं आई है। इस टाइम पर मेट्रो बस कुछ भी नहीं मिलता, तो भला वो घर कैसे आएगी? तब जाकर जू दाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर दाई को जब जू के फ़ोन पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तब वो पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन उसका फ़ोन भी ऑफ हो जाता है। अब बस वो वॉशरूम के अंदर ही डर कर बैठी हुई थी। इधर साल 2024 में शेन जब टोंग को कॉल नहीं उठाती, तब टोंग समझ जाता है कि शेन किसी खतरे में है। वो तुरंत ही मिक के घर जाता है और विंडो का ग्लास तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। तब शेन उसके लिए दरवाज़ा खोलती है। यहाँ पर शेन दाई की तरह डरी नहीं थी, बल्कि उसने हिम्मत करके फाइट बैक किया और अब तो मिक शेन से ही डर कर बेड के नीचे छुपा हुआ बैठा था। शेन ने उसकी अच्छे से पिटाई कर दी थी और अब तो सोशल मीडिया पर वो मिक की इस हरकत को एक्सपोज करने वाली थी, जिस सब के बारे में जानकर टोंग भी उसे मारने वाला था, लेकिन शेन उसे रोक देती है। वो सिविल सर्विस का इंटरव्यू देने वाला था और ऐसी लड़ाई उसके करियर पर असर डालेगी। वो अब किसी तरीके से टोंग को समझाकर वहाँ से लेकर जाती है। रास्ते में शेन को वो कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब शेन उसे हक करके रोने लग जाती है। आज तक ऐसा इंसिडेंट उसके साथ कभी भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो डर भी गई थी। अगर टोंग टाइम पर नहीं आता तो शायद वो गुस्से में मिक को मार ही डालती। कहानियाँ फिर से 2009 में आती हैं, जहाँ अब भी दाई यिमिंग से डरकर बाथरूम में छुपी हुई थी। कुछ देर बाद जब उसे यिमिंग की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो वॉशरूम से बाहर निकलती है। यिमिंग तो वॉशरूम के बाहर ही सो गया था, तो दाई जल्दी से अपना बैग लेती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। उस टाइम पर लिफ्ट ओपन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए दाई स्टेयर से बाहर चली जाती है। उसी टाइम जू लिफ्ट से यिमिंग के घर पर पहुँचता है। 1 सेकेंड के टाइम से दाई और जू एक दूसरे से नहीं मिल पाते। जू यिमिंग को दरवाज़ा खोलने के लिए धमका रहा था, तब जाकर यिमिंग की नींद खुलती है। इस दौरान उसकी नज़र दाई की लिपस्टिक पर पड़ती है। जल्दी जल्दी निकलने के टाइम दाई के बैग से वो लिपस्टिक गिर गई थी। इस चीज़ से दाई और जू का रिश्ता तोड़ने का यिमिंग को एक मौका मिल जाता है। वो लिपस्टिक को अपने बेड पर रखता है और अपने बेड के कपड़े भी बिखेर देता है। साथ ही वो आधे कपड़े खोलकर जू के लिए दरवाज़ा ओपन करता है और उसके सामने ऐसा एक्ट करता है जैसे कि दाई उसके साथ इंटीमेट हुई हो। इस बात से गुस्सा होकर जो यिमिंग के ऊपर हाथ उठाने वाला था, तब यिमिंग उसे दाई की बात बोलकर इंसल्ट करने लग जाता है कि जू अपनी गर्लफ्रेंड को भी कंट्रोल में नहीं रख पाया। फिर वो जू को दाई की लिपस्टिक देता है और जू उसे देखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दाई उसे धोखा देगी, इस बात पर जू यकीन तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने जो कुछ भी यिमिंग के घर में देखा, उसे लग रहा था कि दाई और यिमिंग इंटीमेट हुए थे। वहीं दाई इस सब इंसिडेंट से परेशान होकर पूरी रात बीजिंग की सड़कों पर घूमती रहती है। कुछ टाइम के लिए वो रास्ता भी भूल गई थी। वैसे तो अभी जुलाई का महीना चल रहा था, लेकिन आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उससे उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। इतनी बड़ी सिटी में भी वो खुद को अकेला फील कर रही थी। फिर सुबह के टाइम उसे वही बिल्डिंग दिखती है जो कि उसके रेजिडेंस के पास है। उसी को फॉलो करके वो अपनी रूम पे पहुंचती है। इधर पूरी रात इन्हीं सब बातों के बारे में सोचकर जू भी रात भर घर नहीं आया था। कुछ देर बाद जब वो रूम पर आकर अपना फ़ोन चार्ज करता है, तो दई अचानक से उसे ब्रेकअप की बात कहती है। उसके हाथ में एक अल्कोहल की बोतल थी। जब वो पूरी बॉटल पीकर ख़त्म कर देगी, तब उसका और जू का रिश्ता भी वो ख़त्म कर देगी हमेशा के लिए। ये बोलकर वो अल्कोहल पीने लग जाती है।
जू को तो समझ ही नहीं आता कि वो ब्रेकअप की बात पर क्या बोले, लेकिन वो बहुत कोशिश करके दाई को अल्कोहल पीने से रोकता है। थक हार कर दाई बेड पर लेट जाती है और जू उसे हक करके उसके पास लेट जाता है। दोनों यहाँ पर कल रात की कोई भी बात नहीं करते। सिर्फ दाई यहाँ पर एक रूल बनाती है कि अगर उनमें से किसी को भी कभी ब्रेकअप करना है तो वो ये अल्कोहल की पूरी बॉटल ख़त्म होने तक अपने रिश्ते के बारे में एक और बार सोचेंगे और बॉटल ख़त्म होने के बाद ही उनके रिश्ते को ख़त्म करने का डिसीजन लेंगे। जू भी इस रूल पर एग्री करता है और फिर दोनों सो जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जू के फ़ोन पर स्क्रिप्ट कंपटीशन को लेकर एक मैसेज आया था जहाँ पर जू कंपटीशन जीत चुका था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।